आज हम लोग सीडीपी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 7 जुलाई 2024 का यह पेपर हुआ है आज ही के दिन। तो ये जो कोड संख्या इसका के है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है अभिकथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहले का कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, जो कि ये सही है। कारण आ रहा है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, जो कि ये गलत है। बातचीत से बचना नहीं चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो कि ये गलत है। कारण गलत है। इसमें अभिकथन ए सही है और कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो पियाजे और वाइगोस्की के कौन से सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है? तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है कि बच्चों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इसमें कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन कर रहा है? तो इसमें जो कर रहा है सुविचारित, जो कि ये सही है। अनुकूलित, ये भी सही है। विभेदित, ये भी सही है। मानकीकृत, जो कि ये नहीं कर रहा है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वे वयस्कों से किस प्रकार के भिन्न हैं? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो सही होगा ऑप्शन इसका पहला सही होगा कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा कि बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, इसमें कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो आप अपने छात्रों को परासंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार से चिंता को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सी रणनीति जो चिंता को सबसे अधिक बढ़ावा देने की संभावना है? इसमें छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। छात्रों को स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है? तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। दूसरा सही होगा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होता है। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो छात्र को किस में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो वह प्रकृत बुद्धिमत्ता की। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, प्रकृत बुद्धिमत्ता की। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब क्या हो कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला सही होगा कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान
एक कक्षा एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो सबसे प्रभावी तरीका इसमें क्या होता है? तो छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करे और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में सम्मिलित है? यह किस विकास में सम्मिलित है? तो भावनात्मक में। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला राइट होगा, भावनात्मक में सम्मिलित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, किस तरफ ले जाता है? तो ये ले जाता है खोज आधारित। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला राइट होगा, खोज आधारित। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, समूह व चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा कि बच्चों को आयु के अनुसार चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है? तो कैसे प्रभावित होती है? इसमें यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है, जो कि ये सही है। कारण आर है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, जो कि ये गलत है। इसमें अभिकथन सही है और कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें कहा जा रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि सही है। कारण कह रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों संलग्नता अर्थपूर्व अधिगम में बाधा डालता है, जो कि ये बाधा नहीं डालता है। तो इसका कारण वाला गलत है, जबकि अभिकथन ए सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो इसमें बाधा जो डालता है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित युग्म को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों का अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये किन कारकों का अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये आनुवंशिकता और वातावरण का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? ये कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों के समान नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है
इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो स्कूल को उसके ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों को आकलन करता है, तो जो कि ये गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, तो ये भी गलत है। इसमें अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। पहला आर और ए दोनों जो कि इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में स्वालीनता के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये स्वालीनता के संदर्भ में स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना सम्मिलित है जो उन्हें सीखा है। तो किसमें होता है, तो ये पारस्परिक शिक्षण में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें कौन सा सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, पर्यावरणीय कारक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। यह किससे पढ़ना सिखाया जाता है, तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ये देता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। इसमें विश्लेषणात्मक चिंता को बढ़ावा देता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए ताकि उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, तो जो कि ये सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटना एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, तो ये भी इसमें सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 भी दिया गया है, अभिकथन और कारण दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि ये सही है और इसमें कहा जा रहा है ये सही है। उसके बाद इसमें कारण कह रहा है कि भावनाएं व्यक्ति पर है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो भावनाएं व्यक्ति पर हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, जो कि इसमें कारण गलत है। अभिकथन सही है, कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं सम्मिलित होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि समावेशी कक्षाओं के बारे में बताना है। तो समावेशी कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, तो अलग अलग विभिन्न भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देश दिए जाने हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा कि समावेशी कक्षाओं जो कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। तो हम लोगों ने सीडीपी को देखा है, इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर कोड के है, पेपर कोड के है, तो आप अपने कोड के अनुसार अपने उत्तर को मिलाइएगा। तो चलिए देखते हैं
सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनसे उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश अधिक है। तो कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है? तो 30। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा 30। तो 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा 30। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करिए। इसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला इसमें कहा जा रहा है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, जो कि ये सही है। दूसरा है कि इनमें गांव की लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसने सिंचाई के लिए आधुनिक अनुदान की मांग किया था, तो ये भी सही है इसमें। चौथा है कि मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो कि ये गलत है। मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सही जोड़े को मिलान करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में स्थल मंडल, स्थल मंडल ये जो कि चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ है। जलमंडल, जलमंडल ये जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। वायुमंडल, वायुमंडल ये जो कि वायु की परत पाई जाती है। और जैवमंडल, जैवमंडल में पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो अशोक के धम्म के विषय में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है ए, इसमें किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, जो कि ये सही कहा जा रहा है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी सही है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, तो ये भी सही है। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी, जो कि ये गलत है। बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत है। ए बी सी इसमें सही है। ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में। ए बी सी इसमें सही है, सेकंड वाला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी, 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में बताना है। तो चमड़े वाले के काम के संदर्भ में बताना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये दिया गया है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई, जो कि ये सही है। सेना के लिए ज़बरदस्त जूतों की मांग पैदा हुई थी। बी वाला कह रहा है कि सामान्य जाति के गरीब लोग ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है और बी वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिनमें हर फसल के लिए राजस्व दर की लगान सूची बनाई गई, उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहा जाता था? उसे जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, उसे जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की शैल वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हैं। तो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ बाद कौन सा बना है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करवाना है। तो भेदभाव, भेदभाव जो होता है वह महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो पहला का तीसरा सही होगा। असमानता, असमानता में समान कार्य के लिए अलग वेतन, जो कि यह असमानता को दर्शाता है। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता में क्या होगा? तो रूढ़िवादिता में लड़कियों का खाना बनाना, भोजन पकाने में अच्छी होती है, जो कि रूढ़िवादिता है। और पूर्वधारता, पूर्वधारणा जो कि ये ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, तो डी का दूसरा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट होगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है 39 में। तो इसमें कॉफ़ी जो है ये गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में पाई जाती है, और चाय जो है ठंड और शुष्क जलवायु में पाया जाता है। इसमें दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, न तो ए और न ही बी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भूतपूर्व रियासत
श्रेणी लागू की गई थी? तो भूतपूर्व रियासत श्रेणी कब लागू किया गया था? तो 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी, तब रियासत को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि ए और बी को सही मिलान कराना है। अतीत में व्यक्तित्व व वस्तुओं के संदर्भ में ए और बी का मिलान कराना है। तो बेरी गाजा जो कि ये भरूच में है। श्रेणी किसे कहते हैं? तो ये शिल्पकारों तथा व्यापारी के संघ को। एरेटाइन पात्र जो होता है ये मुहर लगाने लाल चमकदार बर्तन होता है। और गृहपति जो स्वतंत्र कृषक होते हैं। तो इसका जो है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3rd वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि इतिहास की गूढ़लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उसके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा युग में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है तो जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढना, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो जो स्थानीय समय होगा यह क्रमशः सुबह 8:50 और सुबह 9:41 होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, जो कि सही है। और दूसरा है कि लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। तो बी वाला भी सही है। और सी वाला कह रहा है कि लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा को छुपाना चाहते थे, जो कि ये गलत है। तो इसमें पहला और ए और बी इसमें दोनों सही है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर इसमें 3rd वाला सही होगा, ए और बी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो इसमें ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, जो कि ये सही नहीं है। ये जो ग्राम भोजक थे ये न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि नहीं करते थे, जो कि ये करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2nd वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि नीचे दो कथन ए और बी दिया गया है, तो श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है। तो नीचे कथन जो ए और बी दिया गया है इसमें श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है। तो ए कहा जा रहा है कि उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की है, तो जो कि सही है। और बी कह रहा है कि उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास करने के प्रति प्रेरणा की थी। तो इसका बी वाला जो कि गलत है, बी वाला गलत है, ए वाला सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ए सही बी गलत। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया है आग्नेय सेल जो कि ये द्रवित मैग्मा होती है। अवसादी सेल ये जो कि हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो ये बहिर्मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, बहिर्मंडल में वायुमंडल की बहुत पतली परत होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो कौन सा पिरामिड को दर्शाता है? तो एक बड़े आधार वाली, इसमें कहा जा रहा है कि उच्च जन्म दर, जो कि सही है, उच्च जन्म दर और वृद्धि आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर, ये भी सही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तो ये भी सही है। इसमें ए और बी सी ये तीनों सही है, जबकि डी वाला इसमें गलत है कि शिशुओं में मृत्यु दर अधिक दर जनसंख्या, तो इसमें डी वाला गलत है, जो कि ए बी सी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, ए बी सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में नीचे दिए गए कथन है, ए और बी के उस विकल्प को चुनना है। तो ए कहा जा रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो कि सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये सही है। बी वाला है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय
सतह से 23.5 अंश कोण बनाती है, जो कि ये गलत है। ये 23.5 अंश नहीं बनाती है, 66.5 अंश कोण बनाती है। तो इसमें ए केवल इसका ए वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही है, केवल ए सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो ए कहा जा रहा है कि अधिरचना का भार शिखरों पर डाला जाता था, जो कि ये गलत है। अधिरचना का भार जो कि शिखरों पर नहीं डाला जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थरों की छोटी कड़ों के मिश्रण से प्रयोग में तेजी हुई, तो ये वाला बी वाला इसका सही है। ओनली केवल बी इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया था, वो तो केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 बताना है कि बेसिन अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में अमेजन बेसिन के बारे में बताना है। तो इसमें कहा है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, जो कि सही है। यहाँ के लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, तो ये भी सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते थे, जो कि ये गलत है। बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता था, तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला भी सही है। तो ए बी और डी, ए बी डी किस में है? तो केवल नंबर 2 में है, ए बी डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग को दर्शाता है? तो दक्कन के पठार किस रंग को दर्शाता है? तो पीला रंग को। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, पीला रंग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रण करने के उपायों का चयन कीजिए। तो ये कह रहा है मलबा बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म और बीज की फसल उगाना। तो इसमें कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 55 में? तो क्वेश्चन नंबर 55 में ए वाला सही है, मल्ल बनाना है, वेदिका फार्म बनाना है और बीज की फसल उगाना। तो इसमें बी वाला गलत होगा, ए सी और डी सही है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है, ए सी डी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही है, विविधता में एकता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि ए और बी कथनों में सर्वोच्चता के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सर्वोच्चता के बारे में बताना है कौन सा इसमें सही है। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है, जो कि ये गलत है। बी वाला है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों अधिग्रहण या उनको ग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानी जाती थी, जो कि इसका बी वाला सही है। ए वाला गलत है, बी वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। ए गलत है, बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो लद्दाख के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। इसमें कहा जा रहा है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती है, जो कि ये सही है। फिर बी वाला कह रहा है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, तो ये भी सही है। फिर इसके बाद कह रहा है कि हिमालय के वृष्ट छाया में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, तो लद्दाख में उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है, तो जो कि ये गलत है। डी वाला कह रहा है कि यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलने वाले ताप का अनुभव कराती है, जो कि ये भी सही है। इसमें ए बी और डी सही है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, ए बी डी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन आर दिया गया है। कथन ए और कथन आर दिया गया है। तो कथन ये है कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, जो कि सही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आर वाला गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ए सही है, आर गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों का वेतन जागीर दिया था? तो सिसोदिया राजपूतों को दिया गया था, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को बताना है। तो सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से किया हुआ पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। इसमें उद्देश्यपूर्वक व व्यवस्थित होना चाहिए, जो कि सही है। विद्यार्थी की नियमित कार्य एवं गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, तो ये भी सही है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जो कि गलत है। और विद्यार्थी के कार्यों के लंबे समय संग्राहक होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में शामिल है। तो सामाजिक विज्ञान पद्धति परियोजना में कौन सा शामिल है? तो इसमें गतिविधि शामिल है, चर्चा शामिल है और प्रयोग शामिल है, जबकि वर्णन शामिल नहीं है। तो ए बी और सी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा, ए बी सी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कथन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के
ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश जो ग्रामीण शहरों से पलायन करने में कम कर सकता है, जो कि सही है। गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन करने को कम कर सकता है, तो इसका सही है, कथन इसका सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। कोई कृषि गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं, इसमें जो सही होगा ए आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित कथनों में प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो 64 में विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है, पहला है कि वे राष्ट्रीय पाठचर्या के उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधित परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है, जो कि ये सही है। फिर बी वाला कह रहा है कि इतिहास की विधियाँ जो कि विज्ञान कला का प्रबंध अध्ययनों का शोध में सहायक होता है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद सी वाला कह रहा है कि विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने का प्रसारित किया जाना, जो कि ये गलत है। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए, तो ये भी इसका सही है। और ये है कि भरूच क्या है, इसके क्षेत्र में लोकप्रियता है, जो कि ये गलत है। तो इसमें ए बी और डी सही है, ए बी डी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए दिया गया है और तर्क आर दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि सही है। तर्क कह रहा है यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, जिसमें कौन सा अर्जित किया जा सकता है, तो इसमें किया गया सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार लिए गए हैं, तो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है, तो मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, जो कि ये सही है। बी वाला कह रहा है कि आरोप पत्र अभियोजक पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को एक प्रति आरोपी को दी जाती है, तो ये भी सही है इसमें। सी है कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजक पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाह जिसमें मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो जो कि सी वाला गलत है। और डी वाला कह रहा है कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथन के आधार पर फैसला करते हैं, तो डी वाला इसका भी सही है। ए बी और डी इसका सही है, तो ए बी डी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और अलग अलग छात्र मूल्यांकन करना हो, तो कौन सा होगा इसमें, तो रूब्रिक्स होगा और पोर्टफोलियो होगा, तो ऑप्शन ए और बी डी इसका सही है, ए और डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ए और डी इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासियों समुदायों की सघनता सबसे अधिक है। आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक कहाँ है, तो पूर्वी भारत में सबसे अधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकात्व की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता को सही दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है अनेक प्रक्षेपियों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि कथन ए और बी दिया गया है, तो कथन ए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह एक होनहार विद्यार्थियों का होनहार क्षेत्र है, जो कि ये गलत है, ये पहला वाला असत्य है। बी वाला कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक और जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में सामान्य बैठने के लिए आवश्यक है, तो ये वाला सही है, पहला वाला गलत है, बी वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, ए असत्य है किंतु बी सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 में कि सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसमें ये समसामयिकी घटनाओं और प्रचलित परिवर्तन को समाकलित करने के लिए, जो कि सही है। पाठचर्या और मूल्यांकन केवल बात आ जाए तो गलत है इसका, तो केवल इसमें भी है, ये वाला सही है, डी वाला शिक्षक के अनुभव और इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर अनुरूप आवश्यकता परिवर्तन करना चाहिए, तो इसका पहला और डी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और डी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है
कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में अभिकथन ये कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध में मार्ग से निपटने हेतु एक अपनी विशिष्ट विधियां विकसित हैं, जो कि ये सही है। तर्क आ रहे प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रियता भावनाओं के दबाव से तथ्यों के आलोक और विश्लेषणात्मक पृथक करना कठिन है, जो कि ये भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोकतंत्र को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो समान लोग जो है समान और स्वतंत्र हैं, तो जो कि ये सही है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तो ये गलत है। लोग संघर्ष एक दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो ये भी सही है। सरकार अधिक जवाबदेही और तर्क संगत है, तो ये भी इसमें सही है। तो ए सी डी जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको अभी सस्पेंस में रखा जाए। आयोग के द्वारा क्या माना जाएगा इसके बारे में जाना जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि आकलन के संकेत एवं योग्यताएं क्षमता क्या है। तो इसमें बताना है कि चर्चा, क्वेश्चन नंबर 76 में चर्चा को बताना है। चर्चा किसमें है, तो चर्चा जो ये होती है, ये सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरे को पता लगाना। फिर अवलोकन में रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। नियामक सरोकार जो होगा ये भिन्न क्षमताओं के प्रति संवेदनशील, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। फिर स्पष्टीकरण से होगा तार्किक संबंध बनाना। तो इसलिए ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वह चाय की दुकान के लिए सामान खरीद लाती है। इन सब कार्यों में क्या कहा जा सकता है, तो लता के ऊपर जो है दोहरी बोझ है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, दोहरी बोझ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनका जीविका मुख्यतः स्रोत कृषि कहलाते हैं। तो उनका जीविका का मुख्य जो स्रोत होता है वह कृषि कहलाते हैं। तो इसमें क्या कृषि कहलाते हैं, इसमें जो कृषि कहलाते हैं वे प्रवासी मजदूर और कृषि मजदूर। तो ऑप्शन इसका बी वाला और सी वाला राइट होगा, बी और सी राइट होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बी और सी इसका सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित समूह का वर्णन करें, कौन सा तरीका सबसे उचित है। तो इसमें कौन सा तरीका सबसे उचित है, विषम या दृश्य समूह के किसी खेल पर आधारित हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकास करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा विकास प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है, तो इसमें जो सही होगा शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई थी, जो कि ये भी सही है। उसके बाद बी है कि प्रेस वार्ता क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने की प्रेस कैसे आपकी सहायता करती है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि निर्दिष्ट उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर, जो कि ये गलत है। उसके बाद डी कह रहा है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीति से तटस्थ हो, व्याख्या करे, तो ये भी इसका सही है। ई वाला कह रहा है कि जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, तो इसका ए भी सही है। तो ए बी डी ई ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि कच्छ के दीवारों पर भारतीय संविधान में उत्कृष्ट मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है, तो यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाया जाता है, तो ये अवलोकन के द्वारा सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो सर्वेक्षण विधि का। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, सर्वेक्षण विधि का।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार के आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। तो किस प्रकार के जो समानता का उल्लंघन नहीं करती है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में उल्लंघन नहीं करती है, जो कि भाई भतीजा वाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ये जो कि उल्लंघन नहीं करती है, ये उल्लंघन करती हैं। सॉरी, इसमें दिया गया है 86 में कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए कहा जा रहा है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, जो कि सही है, नैतिक मूल्य भी पढ़ाए जा सकते हैं। और कारण कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य को पढ़ाए जा सकते हैं। तो ये भी सही है और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही है, ए बी दोनों सही है और व्याख्या करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण को उदाहरण है। तो लिंग तटस्थ वातावरण का इसमें कौन सा उदाहरण है, इसमें जो उदाहरण दिया गया है, इसमें लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, जो कि ये सही है। फिर इसके बाद लड़कों द्वारा समूह अतिथि की जलपान का व्यवस्था करना, तो ये भी सही है। इसमें बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका में बच्चों को अपनी एक कक्षा के लिए नियमित बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पेपर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन में सहमति देती हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसको संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय को पढ़ाने के हेतु प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकता है। तो इसमें कौन सा लिया जा सकता है, तो इसमें जो लिया जा सकता है वह प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा, प्रजातंत्र लिया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों के लक्ष्यों के बारे में सूचना प्राप्त करना, जो कि सही है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, तो ये भी इसमें सही है। तो पहला और बी वाला इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, ए और चयन करना है। तो इस गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले गद्यांश को हम लोग देखते हैं। गद्यांश में कहा जा रहा है कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटे बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजीय बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिसकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिसके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग, इसमें 91 क्वेश्चन है कि समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसमें बदतर से क्या तात्पर्य है, तो बदतर से तात्पर्य इसमें अत्यधिक बुरा होना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है, अत्यधिक बुरा होना, जबकि दुराचारी नहीं होगा, अभिमानी भी नहीं होगा और बेईमानी भी नहीं होगा। तो इसमें अत्यधिक बुरा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो इसमें जो चिंता झलकती है मूल्यों के बिखरने की, ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है, मूल्यों के बिखरने की। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा साहित्य कालजीय साहित्य बन पाता है। तो कौन सा साहित्य कालजीय साहित्य बन पाता है, तो 93 का जो आंसर होगा, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। तो ऑप्शन नंबर इसका 93 का पहला होगा। फिर इसके बाद 94 का है, विश्वास शब्द का अर्थ है। तो विश्वास शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, निश्चित धारणा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि विशृंखलित में प्रत्यय है। तो विशृंखलित में क्या प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, इत प्रत्यय है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है।
तो साहित्यकारों ने समाज के किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया हुआ है? तो ये प्रयास किया है पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज को पहचाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, कालजीय से तात्पर्य है। तो कालजीय से तात्पर्य क्या है? तो इसमें कालजीय से तात्पर्य है कि हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, हर काल में प्रासंगिक हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? इसमें जो बनी रहती है, जो समाज को जागरूक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, थर्ड वाला सही होगा, जो समाज को जागरूक करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा कि समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो साहित्य करता है। फिर उसके बाद दिया गया है पद्यांशिक, एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पद्यांश में कहा जा रहा है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर सी परी, परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों के आधार, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि संध्या सुंदरी किस तरह का आकाश से उतर रही है? तो संध्या सुंदरी किस तरह की आकाश से उतर रही है? तो ये बादलों से भरे आकाश से। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, बादलों से भरे आकाश से। क्वेश्चन नंबर 101 है कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये संध्या के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है कि दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिवस अवसान, दिवस धन अवसान। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, दिवस धन अवसान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि पद्यांश में किस चित्रण हुआ है? तो पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? ये किया गया है प्रकृति का। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, प्रकृति का किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसके हंसने की बात की गई है? तो किसके हंसने की बात की गई है 104 में? ये तारा को हंसने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिमुखरित है? इसमें मानवीकरण का। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, मानवीकरण का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट व अवलोकन का प्रभाव क्या कहलाता है? इसमें क्या कहलाता है? इसमें भाषा परीक्षण का प्रभाव, भाषा परीक्षण का प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कराना है। तो कॉलम ए में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ये जो कि व्याकरण को अवगणात्मक तरीके से पढ़ना, प्रत्यक्ष विधि ये जो कि मौन पाठन, व्याकरण अनुवाद ये जो कि लिखित साहित्य सामग्री, और बेस्ट की नवीन विधि ये जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृति और संदर्भ के अनुरूप। इसका ए का चौथा होगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यानी कि 4 इसका राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? इसमें कौन सा समझना जरूरी है? इसमें जो है संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि किसी भी कहानी का समय और स्थान
क्या कहलाता है? किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो सेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सेटिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि श्रवण में क्या सम्मिलित है? तो श्रवण में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 113 का श्रवण में ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कारक जो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है कि भाषा का कौन सा कौशल ग्राहक कौशल है? तो भाषा के कौन से कौशल ग्राहक कौशल है? इसमें कौन सा है? तो श्रवण और पाठन। तो श्रवण और पाठन, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी संपदा से परिचित करवाने वाला काम की दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसमें शिक्षार्थियों को कोष विषयक सामग्री से परिचित करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाती है? इस तरीके से भाषा सीखना सहयोगात्मक अधिगम कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ध्वन्यात्मक कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय कराने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इस गतिविधि को रोल प्ले कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, रोल प्ले कहा जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चे की सांस्कृतिक और भाषा को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। इसका 120 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। तो हम लोग हिंदी का पेपर को सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग